मूवी की शुरुआत में हमें गजब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्ट्रीम के किनारे एक आदमी अपने हाथ धो रहा था। इस आदमी का नाम ऑगस्टस है, जो कि एक रिटायर वेटरन है। साथ ही अब वो एज अ डिटेक्टिव काम करता है। पर तभी ऑगस्टस को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो चेक करने चला जाता है। तो उसे पता चलता है कि उसे लेने कैप्टन हिच आया हुआ है, जो कि यूएस मिलिट्री एकेडमी का सेकंड इन कमांड है। तो ऑगस्टस के पूछने पे हिच बताता है कि सुपरिटेंडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब डिटेक्टिव इस ऑफर के लिए मना करने वाला था, तब कैप्टन हिच उसे मॉरली थ्रेटन करने लगता है। तो डिटेक्टिव उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हमें यूएस मिलिट्री की एकेडमी दिखाई जाती है, जहां पे डिटेक्टिव पहुंच चुका है। तो कैप्टन डिटेक्टिव से बोलता है कि एकेडमी को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि कल रात एकेडमी का एक कैडेट जिसका नाम लेरॉय फ्राई है, उसने फांसी लगा के सुसाइड कर ली है, जो कि मिलिट्री एकेडमी के लिए काफी शर्मनाक है, क्योंकि ये एकेडमी बेहतर सोल्जर्स तैयार करती है, न कि कमजोर इंसान जो सुसाइड कर लें। तो हम चाहते हैं कि तुम लेरॉय की लाइफ को इन्वेस्टिगेट करो और पता लगाओ कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर क्यों हो गया था। क्या ये एक हादसा है या एक मर्डर है? तो ये सुन के डिटेक्टिव काफी कंफ्यूज्ड है। तो कैप्टन हिच क्लियर करता है कि कल रात मारे जाने से पहले लेरॉय की बॉडी से किसी ने छेड़छाड़ की है। किसी ने उसके सीने को चीर के उसका दिल बाहर निकाल लिया है। तो एकेडमी का डॉक्टर इन्हें बताता है कि ये कलाकारी कोई स्ट्रॉन्ग बंदा ही कर सकता है, जिसे ह्यूमन बॉडी की जानकारी हो, यानी ये काम किसी मेल का है। तो ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो उस फांसी को चेक करने जाता है, जिसे फ्राई ने झूला झूल के खुद को मारा था। पर जब गार्ड से पूछताछ होती है, तब गार्ड बोलता है कि जब फ्राई की डेड बॉडी मिली थी, तब उसकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे वो किसी चेयर पे बैठा हुआ हो। तो ये लोग दोबारा से फ्राई के डेड बॉडी को चेक करते हैं, तो इन्हें फ्राई के सर पे अंदरूनी चोट मिलती है, जैसे कि किसी ने फ्राई को नॉकआउट करके बेहोश किया हो, यानी ये सुसाइड के बजाय मर्डर केस है। तो जब फ्राई के हाथ खोले जाते हैं, तो उसमें से एक पेपर मिलता है। तो ये सब देखकर डिटेक्टिव को एकेडमी के डॉक्टर पे शक होने लगता है कि पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने सर में लगी चोट और हाथ में मौजूद इस पेपर को मिस कैसे कर दिया। इसके बाद डिटेक्टिव एक गार्ड से जाके मिलता है, जो कि एकेडमी के मॉर्ग के बाहर पहरेदारी करता है। तो गार्ड डिटेक्टिव को बताता है कि सर, कल रात 2:30 बजे तक लेरॉय की बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक थी, पर उसके बाद वहाँ पे एक ऑफिसर आया था, जिसने मुझे ड्यूटी से रिलीव कर दिया था। और खास बात, उस ऑफिसर के सिर्फ एक ही शोल्डर पे रैंक वाली फीतियां थीं। इसके बाद डिटेक्टिव से मिलने एडगर नाम का कैडेट आता है, जो इस केस को सॉल्व करने में डिटेक्टिव की मदद करना चाहता है। तो ये लोग दिन खत्म होने के बाद एक बार में मिलते हैं, जहां एडगर डिटेक्टिव को अपनी थ्योरीज बताने लगता है कि पॉसिबली खूनी कोई मैडमैन है, जो कि किसी तरह का ब्लैक रिचुअल करना चाहता है। साथ ही वो डिटेक्टिव को एडवाइस करता है कि हो सके तो आप लॉन्ग नाम के लड़के से मिलो। वो पहले फ्राई का रूममेट हुआ करता था, मगर किसी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिससे वो अलग हो गए। तो डिटेक्टिव कैडेट लॉन्ग से पूछताछ करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि कुछ टाइम पहले लेरॉय गलत संगत में पड़ गया था, जिस वजह से लॉन्ग ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद स्टॉर्डेड नाम के कैडेट से पूछताछ होती है, क्योंकि वही आखिरी पर्सन था जो जिंदा फ्राई से मिला था। तो पूछताछ करने पे स्टॉर्डेड बता देता है कि उस रात फ्राई काफी जल्दीबाजी में था, मानो वो किसी से मिलने जा रहा हो। तो ये सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि किसी ने फ्राई को एकेडमी से दूर ले जाके मारा है। पर तभी एक कैडेट यहाँ आके इन्हें एक पेपर देता है, जिससे पता चलता है कि किसी ने कुछ एनिमल्स को मार के उनके ऑर्गन्स निकाल लिए हैं। तो ये जानकर इन्हें डाउट होने लगता है कि ये काम उसी खूनी का है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव की पहले एक बीवी और बेटी हुआ करती थी, जिसमें से उसकी वाइफ तो 2 साल पहले ही चल बसी और उसकी बेटी कुछ दिनों पहले ही घर छोड़ के भाग गई है। तो अब डिटेक्टिव अपनी फैमिली को काफी मिस करता है। इसके बाद एडगर फ्राई के हाथ से मिली पर्ची को पढ़ के पता लगा लेता है कि कोई आदमी इस रिटन नोट के थ्रू फ्राई को एकेडमी से दूर बुलाना चाहता था। और रही बात फटे हुए नोट की, प्रोबेबली इस नोट के सेंडर ने ही इस नोट को फाड़ दिया है, ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। जल्द ही इन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये नोट किसी लेडी ने लिखा है, जो शायद फ्राई की प्रेमिका हो सकती है। तो एडगर को याद आ जाता है कि उस दिन एडगर ने एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी थी, जो किसी वजह से रो रही थी। अगले दिन डिटेक्टिव मॉर्ग को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, तो उसे याद आता है कि फ्राई का दिल निकाल लिया गया था। तो अगर उस दिल को प्रिजर्व किया जाना है, तो उसे किसी कंटेनर में रख के बर्फ के बीच रखा गया होगा,
तो डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करते हुए एक कॉटेज तक पहुंच जाता है जहां पे काफी सारी आइस रखी हुई है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे डिटेक्टिव को कुछ जमी हुई मोम मिल जाती है जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है। जल्द ही एडगर भी यहाँ पे आ जाता है जिसे डिटेक्टिव बताता है कि ये सेकंड क्राइम सीन है जहाँ पे लेरॉय का कटा हुआ दिल रखा गया था। प्रोबेबली यहाँ पे कोई डार्क रिचुअल किया गया है जिसमें कैंडल्स, ब्लड और लेरॉय के दिल का यूज किया गया है। इसके बाद ये दोनों डिटेक्टिव के ओल्ड फ्रेंड जॉन से मिलने जाते हैं जो कि सिंबल्स को डिकोड करने में एक्सपर्ट है। तो जॉन डिटेक्टिव के लाए हुए मैजिक सर्कल्स को देख के बोलता है कि कल्प्रिट किसी तरह का ब्लैक मैजिक करना चाहता था। इसके बाद जॉन क्लियर करता है कि मैजिकल सर्कल और रिचुअल इमॉर्टैलिटी को पाने के लिए यूज किया जाता है और खास बात यह है कि ये मैजिकल सर्कल सर ब्लैंक ने अपनी बुक में बनाए थे और कहा जाता है कि सर ब्लैंक ने लगभग 700 विचेस को हंट किया था जिसके बाद उन्होंने अपनी नॉलेज को इकट्ठा करके 2 बुक्स लिखी थी जिसमें ये सर्कल्स मेंशन्ड हैं। और खास बात, एक बुक मेरे पास है तो वो सेकंड बुक तुम्हारे मर्डर सस्पेक्ट के पास होनी चाहिए जो अब कुछ बलि चढ़ा के अमर होना चाहता है। अगले दिन से एडगर सभी कैडेट्स को इन्वेस्टिगेट करने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि एकेडमी के कौन से कैडेट्स मैजिक और रिचुअल्स में विश्वास करते हैं। पर वो काफी हैरान है कि उसके सामने डॉक्टर डैनियल का नाम सामने आता है। तो एडगर फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए डॉक्टर से मिलने चला जाता है पर उसे वहां पे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। पर वो डॉक्टर की मदद से एक ग्रुप ज्वाइन करने में कामयाब हो जाता है जिस ग्रुप में डॉक्टर का बेटा आर्टिमस भी मौजूद है। और खास बात, ये वही ग्रुप है जिसे लेरॉय ने कुछ समय पहले ज्वाइन किया था, यानी ये सभी लड़के बिगड़े हुए हैं। तो बातों ही बातों में बॉलिंगर नाम का लड़का एडगर से पूछता है कि आजकल तुम डिटेक्टिव के आसपास काफी घूम रहे हो, क्या कुछ पता चला कि लेरॉय का मर्डर किसने किया है? पर एडगर बड़ी चालाकी से टॉपिक को चेंज कर देता है। पर स्टोडेड कहता है कि आर्टिमस, तुम्हारी सिस्टर के साथ लेरॉय का चक्कर चल रहा था, कहीं उसने लेरॉय को धोखा तो नहीं दे दिया था जिसके दुख से लेरॉय ने सुसाइड कर ली। वहीं डिटेक्टिव अपनी बेटी को याद करके बहुत ज्यादा दुखी है। यहाँ ये तो क्लियर हो जाता है कि डिटेक्टिव की बेटी असल में किसी के साथ भागी नहीं है, पॉसिबली वो मारी जा चुकी है जिसका गम अब डिटेक्टिव को खाया जा रहा है। अगले दिन लेरॉय का फ्यूनरल करवाया जाता है जिसके बाद लेरॉय की मदर डिटेक्टिव को एक डायरी देते हुए बोलती है कि ये डायरी लेरॉय की है, शायद आपको कोई सुराग मिल जाए। तो ये देखकर डिटेक्टिव काफी कंफ्यूज्ड है क्योंकि लेरॉय के सामान में किसी भी डायरी का जिक्र नहीं था। तो लेडी क्लियर करती है कि ये डायरी लेरॉय के बेस्ट फ्रेंड बॉलिंगर ने दी थी क्योंकि जैसे ही उसे लेरॉय के डेथ के बारे में पता चला, बॉलिंगर तुरंत ही लेरॉय के रूम में गया था जहां से उसने ये डायरी उठा के मुझे मेल कर दी। तो ये सुनकर डिटेक्टिव को बॉलिंगर पे शक होने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से बॉलिंगर कुछ छुपाना चाहता है। इसके बाद डिटेक्टिव डायरी को स्टडी करने लगता है पर उसे कोई खास इन्फो नहीं मिलती। अगले दिन डिटेक्टिव को डॉक्टर और उसकी वाइफ जूलिया मिलती है जो डिटेक्टिव से रीसेंट केस के बारे में बात करने लगते हैं। जूलिया इस बात पे काफी गुस्सा है कि डिटेक्टिव ने लेरॉय की बॉडी को तब भी चेक किया जब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के बाद फाइनल रिपोर्ट बना दी थी, यानी उसे डॉक्टर की कैपेबिलिटीज और उसकी प्रैक्टिस पे भरोसा नहीं है जिसकी वजह से अब काफी सारे लोग डॉक्टर पे डाउट करने लगे हैं। इसके बाद ये लोग डिटेक्टिव की फैमिली सिचुएशन के बारे में बात करने लगते हैं जिससे पता चलता है कि उसकी वाइफ 2 साल पहले एक लाइलाज बीमारी से मारी गई थी। मगर गाइस, हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही है मानो डिटेक्टिव अपनी वाइफ और बेटी की सच्चाई सभी से छुपा रहा है। अब इसका क्या राज है, इसका भी पता चल जाएगा। इसके बाद एडगर ग्रुप के साथ एंजॉय करने लगता है। तब उसकी नजर एक सुंदर सी लड़की पे जाती है जो कि डॉक्टर डैनियल की बेटी है और इस लड़की का नाम लिया है। और खास बात, ये लड़की वही है जो एडगर को लेरॉय के मर्डर से पहले रोती हुई नजर आई थी। तो एडगर मौका पाके लिया को डेट के लिए इनवाइट करने लगता है। पहले तो लिया डेट के लिए साफ इनकार कर देती है, मगर जब एडगर उसे बताता है कि हम सेमेट्री जाने वाले हैं तो लिया डेट के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव लेरॉय की डायरी के पेज फाड़ के एक सॉल्यूशन में डालता है जिससे पेज पे लिखे वियर्ड सिंबल्स मिट जाते हैं और प्रॉपर हैंडराइटिंग सामने आती है, यानी इन सिंबल्स के थ्रू लेरॉय ने अपने डायरी के ट्रू कंटेंट को हाइड किया था जिसे डिटेक्टिव डिकोड करने लगता है। तो हमें पता चलता है कि इस डायरी में 2 साल पहले के एक इंसिडेंट का जिक्र हो रखा है जिसमें लेरॉय और उसके साथियों को एक लड़की पसंद आ गई थी जिसके साथ उन लोगों ने बारी बारी से डांस किया था। वहीं दूसरी तरफ एडगर लिया को डेट पे ले जाता है जहां ये लोग एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं।
पर तभी लिया अचानक से बीमार हो जाती है, जिससे उसे दौरे पड़ने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर में लिया रिकवर हो जाती है। इसके बाद वो एडगर को बताती है कि उसके साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। रात को जब एडगर डिटेक्टिव के घर जा रहा होता है, तब बॉलिंगर एडगर पे हमला कर देता है और वो एडगर को मारना चाहता है, क्योंकि अब लिया एडगर को पसंद करने लगी है। पर डिटेक्टिव यहाँ आके एडगर को बचा लेता है। नेक्स्ट डे जब डिटेक्टिव अपनी पड़ोसिन के साथ खुशियां बांट रहा था, तब कोई इसके डोर को नॉक करने लगता है, मानो कोई डोर को तोड़ना चाहता हो। तो चेक करने पर डिटेक्टिव को पता चलता है कि कैप्टन हिच उससे मिले आए हैं, जो डिटेक्टिव को बताता है कि कल रात से एक कैडेट गायब है और स्पेशल पार्ट वो कैडेट बॉलिंगर है जिसने एडगर पे हमला किया था। तो ये सुन के डिटेक्टिव काफी शॉक्ड है। इसके बाद एकेडमी के सभी कैडेट्स जंगल की तलाशी लेने लगते हैं, शायद उन्हें बॉलिंगर मिल जाए, पर कोई फायदा नहीं। काफी ढूंढने के बाद डिटेक्टिव को बॉलिंगर मिल जाता है, जो कि फांसी से लटका हुआ था, पर किसी ने बॉलिंगर के ऑर्गन्स निकाल लिए हैं। तो बॉलिंगर की डेड बॉडी को चेक करवाया जाता है, जहां डॉक्टर डैनियल बताता है कि पॉसिबली दोनों कैडेट्स को मारने वाला बंदा एक ही है, मगर उनकी बॉडी को काटने वाला आदमी सेम नहीं है। दोनों की बॉडी पे कलाकारी करने का तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिसने भी बॉलिंगर के ऑर्गन्स निकाले हैं वो नफरत से भरा हुआ था। भला बॉलिंगर की किससे दुश्मनी थी? तो ये सब सुन के एकेडमी का सुपरिटेंडेंट भड़क जाता है, जो डिटेक्टिव से पूछता है कि लेरॉय की मौत को हुए 1 महीना हो चुका है, क्या तुम्हें खूनी का कोई भी क्लू मिला, या तुम जादू टोने की किताब पढ़ के पागल हो चुके हो? तो ये सुनकर डिटेक्टिव काफी कंफ्यूज्ड है, जिस पर कैप्टन हिच कहता है कि हमें पता चला है कि प्रीवियस नाइट बॉलिंगर ने एडगर पे हमला किया था और अब बॉलिंगर मारा जा चुका है। शायद बॉलिंगर को एडगर ने मारा है, क्योंकि एडगर का लेरॉय के साथ भी झगड़ा हुआ था, जो कि पहले ही मर चुका है। तो ये सुन के डिटेक्टिव काफी गुस्सा है। इसके बाद वो एडगर के पास जाके उस पर खूब भड़कता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारा लेरॉय के साथ भी झगड़ा हुआ था। तो एडगर डिटेक्टिव को क्लियर करता है कि मैं थोड़ा सरफिरा हूँ, जिस वजह से सभी लोग मुझे बुली करते हैं। तो मेरा अक्सर कैडेट्स के साथ झगड़ा होता रहता है, मगर मैंने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई है और न ही मैंने किसी को मारा है। तो डिटेक्टिव उस पर यकीन करके कहता है कि आगे से मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। इस सब के 2 दिन बाद एडगर और डिटेक्टिव डॉक्टर के घर पे डिनर करने जाते हैं, जहां जूलिया दोबारा से डिटेक्टिव में उंगली करने लगती है। साथ ही उसका बेटा आर्टिमस डिटेक्टिव की बेइज्जती करने लगता है, जिससे अच्छे खासे डिनर की ऐसी तैसी हो जाती है। तो डिटेक्टिव अपना मूड ठीक करने के लिए घर के आर्टिक में चला जाता है, जहां उसे कुछ कपड़े मिलते हैं। और खास बात, इन कपड़ों में एक ऑफिसर यूनिफॉर्म भी थी, जिसके एक शोल्डर पे रैंक वाली फीतियां नहीं थी। तो डिटेक्टिव को मॉर्ग के गार्ड की बात याद आ जाती है कि उसने बताया था कि उसे एक ऑफिसर ने ड्यूटी से रिलीव किया था, जिसके एक शोल्डर पे फीतियां नहीं थी। तो डिटेक्टिव पूरी फैमिली के सामने यूनिफॉर्म शो करते हुए पूछता है कि ये किसकी है। तो डॉक्टर बताता है कि ये यूनिफॉर्म मेरे भाई की है, जो कि मर चुका है, मगर आर्टिमस अक्सर इसे पहनता रहता है। तो ये जान के डिटेक्टिव को एहसास हो जाता है कि लेरॉय का दिल निकालने में आर्टिमस और बाकी फैमिली शामिल है। पर तभी कैप्टन हिच यहाँ पे आ जाता है, जो डिटेक्टिव को बताता है कि हमारा एक और कैडेट गायब है, जिसका नाम स्टोडेड है। तो कैप्टन हिच स्टोडेड को ढूंढने के लिए सर्च पार्टी तैयार करने लगता है, पर डिटेक्टिव कैप्टन को बताता है कि पॉसिबली स्टोडेड भाग चुका है, क्योंकि लेरॉय, बॉलिंगर और स्टोडेड जिगरी दोस्त थे। तो जब लेरॉय और बॉलिंगर की मौत हुई, तब स्टोडेड को डर लगने लगा कि अगला नंबर उसका ही है। तो वो यहाँ से भाग गया है, क्योंकि उसके रूम में कोई भी सामान मौजूद नहीं है। तो कैप्टन हिच पूछता है कि तुम्हें पूरा शक आर्टिमस पे है, तो तुमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं करवाया, जिससे ये मर्डर मिस्ट्री एंड हो जाती। पर डिटेक्टिव को अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है। इसके बाद डिटेक्टिव डॉक्टर डैनियल के घर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा पूरा परिवार काफी अजीब है, मुझे शुरुआत से ही तुम्हारी पूरी फैमिली पे शक है। तो ये सुन के डॉक्टर काफी कंफ्यूज्ड है। तो डिटेक्टिव क्लियर करता है कि सर ब्लैंक एक टॉप क्लास विच हंटर थे, जिन्होंने 700 से भी ज्यादा विचेस को हंट किया था। साथ ही वो गजब के जादूगर भी थे और उन्होंने 2 मैजिकल बुक्स भी लिखी थी, जिसमें से एक बुक गायब हो गई थी। मगर अजीब बात है कि वो बुक जो गायब हुई थी
वो मुझे आपके घर से मिली है। साथ ही आपकी बेटी को अजीब बीमारी है जिसमें उसे दौरे पड़ते हैं, मगर जहाँ तक मेरी समझ कहती है आपकी बेटी को किसी जादुई आत्मा ने काबू में कर लिया है। शायद आपकी बेटी मुर्दों से बात कर सकती है। तो डॉक्टर बताता है कि विच हंटर ब्लैंक हमारे पूर्वज थे जिन्होंने शायद मेरी बेटी की जान बचाई थी, क्योंकि वर्षों पहले मेरी बेटी को लाइलाज बीमारी से मर जाना चाहिए था। साथ ही मेरी बेटी का इंटरेस्ट जादू टोने में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, खास करके ब्लैक मैजिक, जिसमें वो अमर होने के तरीके ढूंढ रही है। तो डिटेक्टिव को धीरे धीरे सारा माजरा समझ में आने लगता है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि हमने लेरॉय को नहीं मारा है, हमें तो उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो मैंने अपने बच्चों की हरकतों को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी का जादू कामयाब हो जाए ताकि वो लंबे समय तक जी सके। तो ये सब सुन के डिटेक्टिव की सनक जाती है, जो डॉक्टर को धमकाता है कि तुम्हारी फैमिली को सजा मिलके रहेगी। लेकिन जब डिटेक्टिव बाहर जा रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि एडगर की जान खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ लिया, आर्टिमस और उसकी मॉम ने मिलके एडगर को बांध दिया है, जिसके बाद ये लोग अपना काला जादू चालू कर देते हैं, जिसमें ये लोग एडगर की बलि चढ़ा के अमर होना चाहते हैं। तो एडगर लिया से कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो लिया कहती है कि प्यार में बहुत ताकत होती है और तुम जैसे आदमी की बलि चढ़ा के हमें इमॉर्टैलिटी प्राप्त हो जाएगी। पर तभी यहाँ पे डिटेक्टिव आ जाता है, जो इन लोगों को धमकाता है कि तुम लोग बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, जिसकी सजा तुम लोगों को मिलके रहेगी। लिया वो तुम ही थी जिसने लेटर लिख के लेरॉय को अकेले में बुलाया था, जिसे मार के तुमने लेरॉय का दिल निकाल लिया। लेकिन तभी लिया की खोपड़ी पे जलती हुई लकड़ी गिर जाती है, जिससे लिया की बत्ती गुल हो जाती है। साथ ही बाकियों का ध्यान भटक जाता है। तो डिटेक्टिव मौका देख के एडगर को बचा लेता है, साथ ही वो जूलिया को भी बचा लेता है। पर अब तक आग कुछ ज्यादा ही भड़क चुकी थी, जिससे जलती हुई लकड़ियां लिया और आर्टिमस पे गिर जाती हैं और वो लोग मारे जाते हैं। इसके कुछ समय बाद हमें एडगर दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। लेकिन तभी कैप्टन हिच यहाँ पे आ जाता है, जो डिटेक्टिव को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि तुमने और एडगर ने मिलके ये केस सॉल्व कर ही दिया, जिसके लिए हम और अकेडमी शुक्रगुजार हैं। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डिटेक्टिव से मिलने एडगर आता है, जो डिटेक्टिव से कहता है कि मुझे आपकी बेटी के बारे में पता है और ये भी कि अब तक हुए सभी खून आपने ही किए हैं। तो ये सुन के डिटेक्टिव उसे अपने घर में ले आता है, जहां एडगर बताता है कि पहले तो मुझे एहसास नहीं हुआ, पर अब मुझे एहसास हो चुका है कि लेरॉय के हाथ से मिली पर्ची पे मौजूद हैंडराइटिंग आपकी ही है। साथ ही मुझे बार ओनर पैट्री से पता चला है कि 2 साल पहले अकेडमी बॉल से आते हुए आपकी बेटी मैथिल्डा का रेप हुआ था, जिसके कल्प्रिट लेरॉय, बॉलिंगर और स्टोडेड थे, जो अब सभी मारे जा चुके हैं। वेल, उस रेप का सदमा आपकी बेटी झेल नहीं पाई और उसने ट्रॉमा में सुसाइड कर ली, जिसका गम आपको दिन रोज खाने लगा। तो आपने अपनी बेटी का बदला लेने का सोच लिया, जिसका शिकार लेरॉय और उसके बाकी साथी हुए। यानी आपने जानबूझ के ये बात छुपाई थी कि आपकी बेटी मर चुकी है। तो ये सब सुन के डिटेक्टिव रोने लगता है। साथ ही वो बताता है कि लेरॉय को मारने वाला मैं ही हूँ, पर मुझे तब तक पता नहीं था कि मेरी बेटी के रेप में 2 लोग और भी शामिल थे। मगर हैरानी की बात तो ये है कि मुझे ही एकेडमी केस को सॉल्व करने के लिए बुलाया गया, जहां मुझे पता चला लेरॉय के मरने के बाद किसी ने उसका दिल निकाल लिया है। तो मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया, जहां मुझे बॉलिंगर और स्टोडेड के बारे में पता चला था, साथ ही डॉक्टर की फैमिली का भी, जिसका मैंने फायदा उठाया था। तो एडगर कहता है कि आखिर में आपने आर्टेमिस और लिया को खूनी साबित कर दिया, जो बदकिस्मती से मारे गए। यानी आपके सभी क्राइम्स परफेक्टली छुप चुके हैं, कम से कम तब तक जब तक कि मैं अपना मुंह न खोल दूं। मगर आपको पता कैसे चला कि बॉलिंगर भी इस समय शामिल है? तो डिटेक्टिव बता देता है कि बॉलिंगर के बारे में मुझे लेरॉय की डायरी से ही पता चला था, और फिर बॉलिंगर को टॉर्चर करके एक और नाम सामने आया था, जो कि स्टोडेड का था, जिसे मैंने गायब कर दिया। तो ये सब सुन के एडगर डिटेक्टिव के खिलाफ मौजूद लास्ट एविडेंस को जला देता है, यानी एडगर ने डिटेक्टिव को माफ कर दिया है। तो डिटेक्टिव ये देखकर रोने लगता है। लास्ट सीन में डिटेक्टिव एक क्लिफ पे जाता है, जहां से उसकी बेटी ने सुसाइड किया था। शायद वो अपनी बेटी को लास्ट टाइम अलविदा कहना चाहता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।